556वां प्रकाश पर्व। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। गुरु गोविंद सिंह के 4 सुपुत्रों के अमर बलिदान की याद में 26 दिसंबर घोषित किया वीर बाल दिवस। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार पूरी तरह सतर्क है और संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में स्थिति की लगातार निगरानी भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कोरोना रोकथाम संबंधी कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी आज शाम हालात की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। शाम 4:30 बजे होने वाली इस बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी इंतजाम और टीकाकरण अभियान में तेजी से हो रही प्रगति का भी जायजा लिए जाने की संभावना है। ध्यान रहे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर समीक्षा बैठक करते रहे हैं। दूसरी तरफ देश में फ्रंटलाइन वर्करों को कल से टीकों की एहतियाती खुराक दी जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोविड रोधी वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज यानी तीसरे डोज के लिए कोविन पोर्टल पर नए सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए पात्र लोग सीधे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर तीसरा डोज लगवा सकते हैं। लाभार्थियों को केवल उसी वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी जिसकी उन्होंने पहली 2 डोज ली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत किए जाने के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोमॉर्बिडिटीज वाले 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की घोषणा की थी। प्रिकॉशन डोज कल से दी जानी है। और देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,59,632 नए मामले दर्ज किए गए। इसी दौरान 40,863 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए और 327 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5,90,611 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.98% है। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 3,623 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इनमें से 1,409 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,009 मामले महाराष्ट्र में सामने आए, जबकि दिल्ली में अब तक 513 मामले सामने आए हैं और कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 441 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर टीकाकरण अभियान के तहत देश में बीते दिन 89,28,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 151.57 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत कल 89,28,316 कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 155.95 करोड़ से अधिक वैक्सीन दी गई हैं। 17.74 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। देश भर में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य कर्मी विषम परिस्थितियों में भी इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के मोरंग में स्वास्थ्य कर्मियों का यही जज्बा नजर आया। वो बर्फ के बीच टीकाकरण अभियान में जुटे नजर आए। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आज से प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। आज का वीकेंड लॉकडाउन राज्य में इसी साल का पहला लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार बंद हैं। आवश्यक कार्यों के लिए बसों, लोकल ट्रेनों और मेट्रो को सिर्फ 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति है। राज्य में सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही सभी मनोरंजन और अन्य पार्क बंद हैं।
कोरोना संक्रमण के बाद लोग घर में ही रहकर आइसोलेट होकर और डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए स्वस्थ हो रहे हैं। लोगों ने अपने हौसले से खुद भी कोरोना का मुकाबला किया और अपने परिवार वालों को भी संक्रमित नहीं होने दिया। ऐसे ही हैं मोदी नगर के अजय, जिन्होंने घर पर ही रहकर आइसोलेट होकर कोरोना को मात दी। जैसे ही मुझे पता चला मेरे अंदर सिम्टम्स हैं कोरोना के, मुझे बुखार आया था, तो मैंने अपने चिकित्सक से परामर्श किया। उससे पहले ही मैंने अपने आप को आइसोलेट भी कर लिया था, अपने परिवार को अपने आप से अलग किया तथा एक कमरे में रहकर अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा किया। 10-12 दिन में मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इसमें यही ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले अपने परिवार को अपने आप से अलग करें, अपने आप को आइसोलेट करें और चिकित्सक के परामर्श से अपना इलाज कराएं। आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें घबराएं बिल्कुल भी नहीं और दूसरों की बातों पर नेगेटिविटी ना आने दें, अपने मन में नकारात्मक जो विचार हैं वो बिल्कुल भी ना आने दें। कोरोना संक्रमण के बाद दिल्ली के तिलक राज घर में ही आइसोलेट हुए और चिकित्सकों की सलाह का पालन करते हुए स्वस्थ हो गए। लोगों ने अपने हौसले से खुद भी कोरोना का मुकाबला किया और अपने परिवार वालों को भी संक्रमित नहीं होने दिया। पिछले दिनों मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो डॉक्टर के बताए हुए निर्देश पर मैंने अपने आप को आइसोलेट किया और उनके द्वारा बताई हुई दवाइयों का पूरी तरह से सेवन किया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उसके बाद से मैंने अपनी दोनों वैक्सीन भी ले ली हैं, जिसके बाद मैं अपने आप को और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने आप को जो है, अगर ऐसा कोई लक्षण पाए जाते हैं तो आप एक कमरे में आइसोलेट कर लें और डॉक्टर द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, धैर्य से काम लेना है। कोरोना के चलते अफवाहों का बाजार भी गर्म हो चला है। ऐसे में अभी आप सभी से अपील है कि ऐसी अफवाहों से सचेत रहना बेहद जरूरी है। मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर घर लौटने के लिए उमड़ पड़े हैं, लेकिन सेंट्रल रेलवे के प्रवक्ता ने सभी को निराधार कर दिया है। वहीं दिल्ली के रेलवे स्टेशनों की हमारी टीम ने पड़ताल की, जहां स्थिति एकदम सामान्य है और किसी भी तरह की भीड़ या भगदड़ की स्थिति नहीं है। रविवार की सुबह है, हम यहाँ पर मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। हालांकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, जो कि कल सुबह सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत बड़ा पलायन देखा जा रहा है दिल्ली में। हम यहाँ पर आए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस बात की पुष्टि करने के लिए कि फिलहाल कोई भी ऐसा पलायन जो है माइग्रेंट वर्कर्स का वो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो एक तरीके से गलत खबरों को रिपोर्ट किया जा रहा है और हमने पहले भी देखा है कि ऐसी गलत खबरों से पैनिक क्रिएट होता है। अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आप इतने टाइम से हैं, कुछ ऐसा देखने नज़र आ रहा है? ऐसा कुछ देखने को नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल भीड़ नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं जा रहा, कोई पैसेंजर कम निकल रहा है। अब ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बाधित नहीं है वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी। जो लोग बस स्टॉप पे जाना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन आना चाहते हैं, एयरपोर्ट जाना चाहते हैं उनके लिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो पलायन है वो नहीं देखने मिल रहा है। किसी भी प्रकार की भीड़ यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि नीट पीजी की काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी। उन्होंने ट्वीट कर बताया, रेजिडेंट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एमसीसी द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मजबूती मिलेगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं। यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य पुलिस विधानसभा चुनाव संबंधी चुनाव आयोग के सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएगी। सभी लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, कोई भी व्यक्ति न तो आज की डेट में सभा कर पा रहा है, न सभा करने दिया जाएगा और न ही कोई रोड शो कर सकता है। जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं उससे हटके कोई भी कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। इतनी व्यवस्था, इतनी फोर्स के इंतजाम हमने जिलों में करा रखे हैं
और जो भी बूथ्स पे ड्यूटियां लगेंगी उसकी तैयारी हम लोगों ने कैलकुलेशन अपनी कर ली है। विदेश मंत्रालय ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आयोजित किया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय हर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व भूमिका निभा रहे हैं। In the context of technological development, it's indeed a proud moment for Indians when Indians are becoming global leaders. Our diaspora serves as a living bridge connecting India to the world. It's heartwarming how the members of our large diaspora, while being well integrated into the countries and societies where they live and work, have continued to maintain deep and abiding connections with their motherland and its rich heritage, traditions and culture. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की बदलाव गाथा में प्रवासी भारतीय समुदाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। Having liberalized multiple segments which are enablers of technological innovation, we have now liberalized the geospatial and drone segment. Indian diaspora, you have a massive role to play in this for a number of reasons. Firstly, you are young and you must have a thirst to innovate. Secondly, you have a passion to contribute to India and the world towards their development. Thirdly, you act as a bridge between the country you are in, their companies, their products and technologies, and India. And finally, you have access to some of the best resources and ideas of the world. You're all uniquely positioned to contribute to India's unprecedented tech and digital story. As you know, the Azadi Ka Amrit Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India thus far in its evolutionary journey, but also hold within them the power and potential to enable Prime Minister Modi's vision of activating India 2.0. और आपको बता दें एक बार फिर कि विदेश मंत्रालय ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन किया, जिसमें नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने संबोधन किया और साथ में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय हर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। और अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज अंकित ने शनिवार रात अरब सागर में ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तानी नाव यासीन को पकड़ा है। इस नाव में चालक दल के साथ 10 पाकिस्तानी सवार थे। भारतीय तटरक्षकों ने गुजरात तट पर इस पाकिस्तानी नाव को उस वक्त पकड़ा जब ये नाव भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पकड़े गए सभी पाकिस्तानियों को पूछताछ के लिए पोरबंदर लाया गया। न्यूयॉर्क में एक सिख टैक्सी ड्राइवर पर हुए हमले की भारत ने आलोचना की है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ये मामला अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाया है और इसकी जांच की मांग की है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ट्वीट किया कि न्यूयॉर्क में सिख टैक्सी ड्राइवर पर हमला बेहद परेशान करने वाला है। हमने इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाया है और उनसे इस हिंसक घटना की जांच करने का आग्रह किया है। इस बीच अमेरिकी सरकार ने इस मामले पर खेद जताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। और ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से भारत को यूरिया और डीएपी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने उर्वरक विभाग के अधिकारियों से भारत के सतत कृषि और हरित भविष्य के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस भविष्य में भारत के कृषि क्षेत्र को ग्रीन और सस्टेनेबल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के शुभारंभ की घोषणा की थी और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य बताया था।
और भारतीय सेना संकट में फंसे नागरिकों की मदद के लिए सदैव तत्पर रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक गर्भवती महिला को आपात चिकित्सीय सहायता की जरूरत थी। सेना की चिनार कोर को जब इसकी सूचना मिली तो उसके जवानों ने भीषण बर्फबारी के बीच इस महिला को एक स्ट्रेचर पर डालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। मां और शिशु दोनों स्वस्थ हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 लाख सूर्य नमस्कार पहल की शुरुआत आयुष मंत्रालय ने की है। आयुष मंत्रालय की माने तो कोरोना काल में लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के लिए आयुष मंत्रालय ने 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से सूर्य नमस्कार की शुरुआत करने जा रही है। आयुष मंत्रालय की इस पहल में 14 जनवरी को दुनिया भर में 75 लाख लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। आयुष मंत्रालय की इस मुहिम में अन्य मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ है सूर्य का अभिवादन। आजादी के 75वें साल के मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य नमस्कार आयोजित कराएगी। मंत्रालय की माने तो 14 जनवरी के दिन एक साथ 75 लाख से अधिक संख्या में लोग सूर्य नमस्कार करेंगे, जिसमें देश विदेश के लोग भी शामिल होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आयुष मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है। सूर्य नमस्कार से आम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, साथ ही कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर भगाने में आसानी होती है। देश के अंदर हमारे हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, आध्यात्मिक भावना शक्ति से लोगों का मनोबल बढ़े, लोगों का नियत शक्तिशाली बने और हमारे आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 साल कि ये सुनहरा अवसर पर हम चाहते हैं कि देश की जनता सूर्य नमस्कार में शामिल होके अपने आप को मजबूत बनाने के साथ साथ समाज को मजबूत बनाए, देश को मजबूत बनाए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करे। सूर्य नमस्कार ऐसा योग अभ्यास है जो न केवल शरीर बल्कि दिमाग को भी मजबूत करता है। इससे पहले भी आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से लोगों की जिंदगी बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए काढ़ा, बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य रक्षक किट तैयार की थी, जिससे आम जन को काफी फायदा हुआ था। सूर्य नमस्कार को भी आयुष मंत्रालय ने वानगी के रूप में पेश किया है, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक और चिकित्सक योग को जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं, जो शरीर को कई तरीकों से मजबूती देता है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मौसम के बदले मिजाज से उत्तराखंड में सर्दी का प्रकोप और बढ़ गया है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से लेकर गंगोत्री तक कई स्थानों पर लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के गढ़वाल मंडल के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम जारी है। मशीनों के द्वारा बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि जनजीवन सामान्य किया जा सके। पाकिस्तान में पंजाब सूबे के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मरी में भारी हिमपात के बाद फंसे 22 पर्यटकों की अपनी गाड़ियों में भीषण ठंड से मौत हो गई। रात भर हुई भारी बर्फबारी के बाद मरी में सब रास्तों पर यातायात अवरुद्ध हो गया था और वाहन फंस गए थे। सरकार ने मर्री को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि बचाव कार्यों में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए सेना और अर्धसैनिक बल की टीमों को तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने पर्यटकों की किसी भी तरह की आवाजाही को रोकने के लिए स्टेशन की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार 1 लाख से अधिक वाहन हिल स्टेशन में फंसे हुए हैं।
और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का अंतिम मिरर पैनल कल पूरी तरह से खुल गया। फूल की आकृति का सोने से बना ये पैनल खुलने के बाद टेलीस्कोप अंतरिक्ष में पूरी तरह से तैनात हो गया है। टेलीस्कोप के संचालन में ये अंतिम बड़ी बाधा थी। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड के इतिहास के हर चरण का अध्ययन करने को तैयार है। नासा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आखिरी विंग तैनात हो गया है। 21 फुट लंबे इस पैनल को टेलीस्कोप की गोल्डन आई कहा गया है। मिशन चीफ थॉमस जुरवुचेन ने कहा कि वे आकाश में इस खूबसूरत टेलीस्कोप को देखकर भावुक हैं। 10 अरब डॉलर की लागत से बना ये टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से अधिक शक्तिशाली है। ये 13.7 अरब साल पहले बने सितारों व आकाश गंगाओं का अध्ययन करने में सक्षम है। दुनिया भर में कोरोना के मामलों का तेजी से प्रसार हो रहा है। दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमण के 30 करोड़ 57 लाख से ज्यादा मामले आए। वहीं 55 लाख से अधिक लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 6 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 8,58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना के 1 करोड़ 43 लाख मामले सामने आए। वहीं जर्मनी में 75 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज पूरे देश और दुनिया में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पर प्रभात फेरी निकाली जाती है और भजन कीर्तन किया जाता है। आज गुरुद्वारों में विशेष सजावट की जाती है। इस अवसर पर देश भर में कोरोना नियमों का पालन करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में सिख श्रद्धालुओं को सप्ताहांत कर्फ्यू से छूट दी गई है ताकि वो गुरुद्वारे जा सके। दक्षिण गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों पुत्रों के बलिदान को याद करते हुए उनके शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्रों में से 2 छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को सरहिंद के नवाब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। यही नहीं, उनके 2 बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी को चमकौर के युद्ध में मुगलों से लोहा लेते हुए शहादत प्राप्त हुई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये साहिबजादों के साहस के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। वीर बाल दिवस उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था और उन्हें शहादत मिली थी। इन दिनों महानुभावों ने धर्म के महासिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। माता गुजरी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की वीरता और आदर्श लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। ये समय की मांग है कि अधिक से अधिक लोग इनके बारे में जानें। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा का स्वागत करते हुए ट्वीट किया कि देश व धर्म की रक्षा के लिए 4 साहिबजादों व माता गुजरी का अतुलनीय बलिदान व राष्ट्रभक्ति देश की धरोहर है। आज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री द्वारा साहिबजादे के बलिदान दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी के वीर बाल दिवस मनाने के निर्णय से 4 साहिबजादों की राष्ट्रभक्ति से न सिर्फ आज करोड़ों बच्चे प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे पाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक उनका बलिदान याद किया जाएगा। इसके लिए मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।
माई तू ही सरस्वती का स्वरूप है, कण कण में तू ही समाई है, तू ही छाव है, तू ही धूप है, हे सर्वशक्ति नमस्तुते, तू ही योग भक्ति नमस्तुते, नमस्तुते 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 नमस्तुते। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली, रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली, रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों की है ये रंगोली, रंगोली। मैंने शिव पुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शंभुकी, तो योजना सफल हुई अथवा नहीं। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। हम महाभैरव मंदिर जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ पूजा कर लेना। खाना काफी अच्छा था, स्पेशली वो तुम्हारा आलू पटाखा। पटाखा नहीं, पीतिका, आलू पीतिका। मेरे डैड को समझाना इतना इजी टास्क नहीं है। मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं। दरअसल हम दोनों की लड़ाई। ओहो, अच्छा, तो पहले लड़ाई फिर सगाई, सब समझती हूँ मैं। जीजू। डैडी प्लीज मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। ये लो। ये क्या है? इसमें खुशियों का पता है। आपको पता है मेरे बैच में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। और मुझे डर है कि कहीं इन्हीं गलत फहमियों की वजह से हमारा देश एक बेहतरीन प्लेयर ना खो दे। हमें कोई गलत फहमी नहीं। और ना ही हमने इस देश के लिए बेहतरीन प्लेयर पैदा करने का ठेका लिया है। आपने तो मेरी वो खुशियां छीन ली, वो ख्वाब छीन लिया जो मैं हमेशा देखता था। तो चुनाव आपको ही लड़ना होगा, और अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो फिर आप मेरा बड़ा मुंह देखेंगे। एक तरफ बेटे की खुशी और दूसरी तरफ पति की आज्ञा, फैसला करना बहुत मुश्किल है। जिंदगी ओ नंदरानी, तुम्हारे वाखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। पिया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण 17 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। माँ की कोख में सोचे बेटी, प्यारी होगी वो दुनिया। कोई कहेगा लाडो उसको, कोई पुकारेगा मुनिया। जन्म से पहले मौत क्यों दे दी, खता क्या मेरी कह दो ना। जैसे फूल बिन सूनी बगिया, बिन
नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस हफ्ते ओलंपिक सेलर केसी गणपति और वरुण ठक्कर और पैरा एथलीट शरद कुमार ने मीट द चैंपियंस कार्यक्रम के तहत स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। गोल्फर शिव कपूर के साथ होगा विशेष संवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। ओलंपिक सेलर केसी गणपति और वरुण ठक्कर ने गुरुवार को तमिलनाडु में मीट द चैंपियंस अभियान के तहत स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। वरुण और गणपति ने तमिलनाडु के विवेकानंद विद्यालय का दौरा किया। मेजबान स्कूल के छात्रों के अलावा तमिलनाडु के 3 जिलों के 75 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र भी इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीट द चैंपियंस अभियान के तहत ओलंपिक सेलर केसी गणपति और वरुण ठक्कर ने गुरुवार को तमिलनाडु के विवेकानंद विद्यालय उच्च माध्यमिक स्कूल का दौरा किया। इस अवसर पर एशियाई चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता ठक्कर और गणपति ने बच्चों से संतुलित और पौष्टिक आहार की अहमियत पर बात की, जो मजबूत इम्यूनिटी और मांसपेशियों बनाने में मदद करती है। ये एक एथलीट के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों से साल 2022 के लिए खेल संबंधित संकल्प साझा करने को कहा। मेजबान स्कूल के छात्रों के अलावा तमिलनाडु के 3 जिलों के 75 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र भी इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित थे। यात्रा के दौरान वरुण और गणपति ने छात्रों के साथ तमिल और अंग्रेजी में बातचीत की, ताकि वे संतुलित आहार फिटनेस के महत्व को समझ सकें। इस अवसर पर उन्होंने बैडमिंटन को भी बढ़ावा दिया, जो कि दक्षिण भारत में काफी लोकप्रिय है। इन दोनों ने छात्रों को कुछ मांसपेशियों को मजबूत करने का व्यायाम भी दिखाया, जो एक सेलर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वरुण और गणपति ने ओलंपियन और पैरालंपियन को पूरे भारत के स्कूलों का दौरा करने और छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए कहने के माननीय प्रधानमंत्री के विचार की सराहना की। उनका मानना है कि इस अभियान का हिस्सा बनकर वो काफी रोमांचित हैं। ये अनूठी पहल सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जिसे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दिसंबर 2021 में शुरू किया था और फिर ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया ने इसे आगे बढ़ाया। मीट द चैंपियंस अभियान संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान ओलंपिक खिलाड़ी अपने स्वयं के अनुभव, जीवन के सबक, सही खाने के टिप्स साझा करते हैं और स्कूली बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कांस्य पदक जीतने वाले पैरा एथलीट शरद कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीट द चैंपियंस कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को त्रिवेंद्रम के GHSS स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की और उन्हें खेल के साथ साथ शारीरिक फिटनेस और संतुलित आहार की अहमियत के बारे में बताया। इस दरमियान उन्होंने छात्रों के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए खेलों में अनुशासन के महत्व को भी बताया और कहा कि खेल के लिए जुनून और फिटनेस के अलावा अनुशासित जीवन का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। छात्रों से मुलाकात के दौरान शरद ने युवा एथलीटों को बेहतर हाई जंपर्स बनने के टिप्स दिए और टेबल टेनिस में भी हाथ आजमाए। दक्षिण अफ्रीका ने जोहानिसबर्ग में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। अफ्रीकी टीम की जीत में कप्तान डीन एल्गर ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 188 गेंद पर 10 चौकों की मदद से नाबाद 96 रन बनाए। इस जीत के साथ 3 मैच की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। इसी के साथ जोहानिसबर्ग में भारत के टेस्ट में अजेय रहने का सिलसिला भी टूट गया। भारत ने अपनी पहली पारी में 202 और दूसरी पारी में 266 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 229 रन बनाकर 27 रन की बढ़त हासिल की थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। आईसीसी ने T20 क्रिकेट में भी धीमी ओवर गति पर जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। अब T20 क्रिकेट में जो टीम निर्धारित समय में 20 ओवर पूरे नहीं कर पाएगी, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। आईसीसी का यह नया नियम 16 जनवरी को सबाइना पार्क में वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बीच होने वाले मैच से लागू होगा। इसके साथ ही आईसीसी ने T20 सीरीज में हर पारी के बीच में ड्रिंक्स ब्रेक का भी प्रावधान रखा है। अब 2 देशों के बीच T20 सीरीज के दौरान हर पारी के बीच में पानी और बाकी ड्रिंक्स के लिए निर्धारित समय दिया जाएगा। हालांकि ये खिलाड़ियों के ऊपर होगा कि वो ये ब्रेक लेना चाहते हैं या नहीं। ये दोनों नियम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट पुरुष और महिला दोनों पर लागू होंगे।
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 पर आज एक समीक्षा बैठक की और इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। जी सुधाकर, एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक, किस तरह की रही है बैठक? देखिए सुचित्रा, करीब 4:30 बजे शाम में ये बैठक शुरू हुई थी और ये बैठक अभी चल रही है और बेहद ही अहम ये बैठक, हम जानते हैं कि ये बैठक कोविड जो स्थिति है उसकी समीक्षा के लिए बुलाई गई है। हम जानते हैं सक्रिय मामलों की संख्या 5,90,000 तक पहुंच गई है और उस स्थिति में जो ओमिक्रॉन की जो चुनौती है उस चुनौती का सामना देश किस तरह से कर रहा है, किन और चीजों की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिसके लिए निर्देश दे रहे हैं, चाहे कोविड टेस्टिंग बढ़ाने की बात हो, ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग हो, उन्होंने ये भी निर्देश दिया था कि राज्यों में बफर स्टॉक बनाकर रखा जाए। तो उन तमाम पहलुओं पर कितना काम हुआ है, वो तमाम स्थिति की समीक्षा हम तस्वीरों में भी सुचित्रा आप देख पा रहे होंगे कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही चाहे कैबिनेट सचिव हो, गृह सचिव हो, स्वास्थ्य सचिव हो, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हो और तमाम उच्चाधिकारी इस बैठक में शामिल हो। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी बैठक और सरकार से जुड़े हुए जो तमाम विभाग जो कोविड प्रबंधन में लगे हुए हैं, आने वाले समय में इस चुनौती का सामना करने में जिनकी जरूरत पड़ सकती है, वो तमाम विभागों के अधिकारी शामिल हैं और सीनियर मिनिस्टर्स भी इस बैठक में शामिल हैं। तो एक तरह से ओवरऑल सिचुएशन की समीक्षा तो हो ही सकेगी और हर इस तरह की बैठक में पीएम मोदी लगातार कोशिश ये रहता है कि वो लगातार जो वैक्सीनेशन अभियान है उसको भी तेज करने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। कल से हम जानते हैं कि चाहे 60+ के जो लोग हैं, जो कोमोर्बिडिटी के शिकार हैं, वो प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। तो बच्चों के साथ ये कार्यक्रम भी और भी ज्यादा तेजी से चले, उसकी समीक्षा हो सकती है। तो जाहिर तौर पर जो नई उपजी हुई परिस्थितियां हैं, जिसमें पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा, हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि सुकून की बात यह है कि अभी भी बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, केसेस जो जरूर बढ़े हैं, लेकिन पीएम मोदी ये लगातार कह रहे हैं कि सतर्कता बरतने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है और कोविड हमारे बीच से गया नहीं है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि इस बैठक में भी कई अहम फैसले किए जा सकेंगे। जी बिल्कुल सुधाकर, जो टीकाकरण अभियान है भारत का, वो एक हमारा बड़ा हथियार रहा है कोविड के खिलाफ, अगर इस जंग की हम बात करें। और प्रधानमंत्री ने हमेशा एक जो कह सकते हैं कि लीडिंग बाय एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हमेशा वो आगे रहे हैं, चाहे टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करना हो, समय समय पर समीक्षा करनी हो। अभी भी जब ये इस बैठक की अगर हम बात करें तो टीकाकरण अभियान के अलावा और कौन सी आप मुख्य ताकत देखते हैं देश के पास जब बात होगी कोविड के खिलाफ लड़ाई की? देखिए, कोविड के खिलाफ आज ओमिक्रॉन की चुनौती जरूर है, उसका सामना कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इस बैठक का एक अहम विषय ये हो सकता है। लेकिन एक पहले से और भी ज्यादा बेहतर तरीके से देश तैयार है। आज देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं, करीब 1.5 लाख आईसीयू बेड हैं। बच्चों के लिए खास तौर से आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड 90,000 की संख्या में है। इसके अलावा 3,000 ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सुचित्रा, कुछ दिनों में इनकी संख्या बढ़कर 4,000 ऑक्सीजन प्लांट की हो जाएगी। राज्यों को हजारों की संख्या में वेंटिलेटर्स के अलावा 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा चाहे दवाओं के बफर स्टॉक की बात हो जिला स्तर पर या फिर टेस्टिंग बढ़ाने की बात हो, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग किट, ये तमाम चीजें उपलब्ध कराने की बात हो, तो राज्यों को पूरी मदद दी गई और एक बेहतर प्रिपरेशन है। लेकिन जब हम जानते हैं कि भारत की कोविड के खिलाफ एक प्रभावी लड़ाई में पीएम मोदी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। जिस तरह से उन्होंने स्टीयर किया है इस पूरे अभियान को, लगातार नेतृत्व किया है, लगातार मॉनिटरिंग की, और पीएम मोदी शीर्ष स्तर से लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, तो एक नीचे तक हम कह सकते हैं कि वो सतर्कता, जितनी सतर्कता की उम्मीद प्रधानमंत्री करते हैं वो सतर्कता बनी रहती है। लगातार एक हम जानते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में वॉर रूम भी बना हुआ, प्रति घंटे तमाम चीजों की स्थिति की, स्टॉक की समीक्षा भी होती है। और निश्चित तौर पर इसमें वैक्सीनेशन भी एक प्रमुख विषय रहने वाला है। 151 करोड़ से ज्यादा
वैक्सीनेशन डोज देश में पड़ चुका है। दुनिया में इस तरह का कहीं कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इससे भी भारत संतुष्ट नहीं है। भारत 100% हर एक नागरिक तक वैक्सीनेशन पहुंचे उसकी कोशिश कर रहा है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है इस बैठक में कोविड से लड़ने का एक अहम हथियार वैक्सीनेशन भी है, तो उसकी भी बातचीत समीक्षा हो सकेगी। जी बिल्कुल, और जनता का भी पूरा सहयोग हम कह सकते हैं कि मिल रहा है इस लड़ाई में। सुधाकर, अगर देखा जाए टीनेजर्स को जब डोज देनी शुरू हुई उसका एक बहुत ही सकारात्मक हमें रिस्पांस देखने को मिला। वहीं कल से फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी एक जो टीकों की एहतियाती खुराक है वो दी जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी जो सुरक्षा है, उनकी जो जिम्मेदारी है वो सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और ये चाहे हमारी कोविड के खिलाफ लड़ाई हो या हमारा दुनिया का जो सबसे तेज सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हो, और ये सब कुछ वैज्ञानिक आधार पे, वैज्ञानिकों की सलाह पे टिका हुआ था। और आपको याद है कि एक साल पहले 16 जनवरी को जब टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, तो वैज्ञानिकों की सलाह पर सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। उसके बाद फिर चाहे 60+ के लोग हों या फिर उसके बाद 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को, फिर उसके बाद तमाम लोगों के लिए, तो एक वैज्ञानिक तरीके से ये पूरा अभियान चला। हम जानते हैं कि जब प्रिकॉशन डोज की बात आती है तो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स वो चुनौती का सबसे ज्यादा सामना करते हैं अस्पतालों में या फिर जहां उनकी तैनाती होती है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी। उसके साथ साथ ही जो ऐसे 60 साल की उम्र से ज्यादा के वो व्यक्ति जो गंभीर बीमारियों के शिकार भी है, कोमॉर्बिडिटी है जिनको, तो उनके लिए भी ये प्रिकॉशन डोज की आवश्यकता है। तो एक वैज्ञानिक आधार पे इसको लागू करने का फैसला किया गया। निश्चित तौर पर अब इस बात में किसी को संदेह शुबा नहीं है, हम कोविन जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम जानते हैं कि एक दिन में 2.5 करोड़ तक का टीकाकरण, लोगों का टीकाकरण करके हम दिखा चुके हैं। तो एक टेस्टेड एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास। अब हमारा एक्सपीरियंस भी है इस अभियान को लेकर, और निश्चित तौर पर पीएम मोदी भी इस बात पर लगातार जोर देते रहे कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में बहुत ज्यादा एक तरह से नई चीजों की अगर गुंजाइश ना भी हो, तो जो हमारा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हुए, काम करते हुए, सतर्कता, सावधानी बरतते हुए, आम लोगों को साथ लेते हुए संयुक्त प्रयासों के जरिए इस स्थिति से भी बाहर निकला जा सकता है। निश्चित तौर पर हम एक महामारी के बीच में है, पूरी दुनिया इस चुनौती को झेल रही है, और जाहिर तौर पर भारत में जरूर केसेस बढ़े जरूर हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन उस रेट में नहीं है, इसलिए ये थोड़ी सुकून की बात है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं ये जरूर कहते हैं कि वायरस किस व्यक्ति में किस रूप में वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी एक तरह से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसलिए सब लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर इसको माइल्ड कहते हैं तो वो इस तरह की स्थिति हर व्यक्ति के लिए नहीं होती है, तो सतर्कता, सावधानी भी उतनी जरूरी है जितनी और भी एहतियाती उपाय। जी बिल्कुल, सावधानी जरूरी है। सुधाकर, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने पहले भी पूरी दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया था। जिस तरह के डेमोग्राफिक्स हैं भारत में, भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि किस तरह से लोग दुर्गम स्थलों पर जा रहे हैं वैक्सीन के लिए। तो एक पूरी जनता ने भी लगातार योगदान दिया है इस लड़ाई में। आज की इस समीक्षा बैठक की अगर हम बात करें, सरकारी इंतजामों की प्रगति का भी यहाँ पर जायजा लिया जाएगा, टीकाकरण अभियान का भी जायजा लिया जाएगा। इस तरह की जो समीक्षा बैठक होती है उसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप, अगर कोविड के खिलाफ जंग को जीतने की दिशा में देखा जाए तो? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको याद होगा जब साल 2020 में इस बीमारी ने दस्तक दी थी और किस तरह से एक प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एकजुट किया था इसके खिलाफ लड़ाई के लिए, और देश की वो जो एकजुटता थी, जो संयुक्त प्रयास थे, उस समय कई चीजें देश के पास उपलब्ध भी नहीं थे, बनते भी नहीं थे। पूरी दुनिया में उसको लेकर एक तरह से संकट भी हो गया था, स्कार्सिटी हो गई थी। उस वक्त भारत ने उन चीजों का निर्माण किया। भारत ने चाहे टेस्टिंग किट की बात हो, पीपीई किट की बात हो, N95 मास्क की बात हो,
दवाओं के मामले में 150 से ज्यादा देशों को भारत ने दवाओं की आपूर्ति की। आज वैक्सीन के जरिए पूरी दुनिया को मदद पहुंचा रहा है। तो इसमें हर एक व्यक्ति की भागीदारी है, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वैक्सीन के इनोवेटर्स हो, अन्य हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लोग हो, हमारा प्रशासन हो, राज्य सरकारें हो, आम जनता हो, जो उतनी जागरूक रही प्रधानमंत्री मोदी के संदेशों को, उनकी अपील को जिन्होंने समझा, और इसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि हम लगातार इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से लड़ते रहे। और आज देश एक बहुत बेहतर स्थिति में है, वैक्सीनेशन के चलते, बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते, कोविड के लिए जो आइसोलेशन बेड्स की बात हो, आईसीयू बेड्स की बात हो, पहले से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हो, हर जिले में जिसको आज स्थापित किया गया है, तो उन तैयारियों के चलते हम बेहतर स्थिति में हैं। और उसमें एक प्रभावी भूमिका रही कि पीएम मोदी लगातार देश को साथ लेकर चलते हुए, मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर चलते हुए, लगातार इस तरह की बैठकों के जरिए, जो आज ये बैठक हो रही है, उसके जरिए मॉनिटरिंग करते हुए इस लड़ाई को, इस चुनौती का मुकाबला करने के उपायों को वो आगे बढ़ाते रहे। और निश्चित तौर पर इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, सीनियर मिनिस्टर्स को भी इस बैठक में बुलाया गया। तो आप गंभीरता समझ सकते हैं कि किस संवेदनशील तरीके से इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने की ये कवायद होती है। और एक तरह से जो निर्देश आज आएंगे तो उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पर आगे बढ़ा जाए, राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाए। तो ये एक फोकस जरूर रहता है इन बैठकों। जी बिल्कुल। ओमिक्रॉन वेरिएंट की अगर बात की जाए सुधाकर, ओमिक्रॉन वेरिएंट एक नए खतरे के रूप में सामने आया है। संक्रमण के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, एक जंग जो कि लग रहा था कि हम जीतने के बेहद करीब थे, उसमें एक नया मोड़ हम कह सकते हैं कि आ गया है। फिर से एहतियात लोगों को बरतना होगा। हालांकि हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है, प्रधानमंत्री ने भी लगातार इस बात पर जोर दिया है कि कोविड उपयुक्त जो व्यवहार है उसका हमें पालन करना चाहिए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हर तरह का जो व्यवहार है, हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहिए। लेकिन अब जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण, इसका जो तेजी से जो फैल रहा है, किस तरह से देखते हैं इस थ्रेट को? आज की जो ये समीक्षा बैठक है, आपको लगता है कि मुख्य जो उसमें मुद्दा है वो संक्रमण को रोकने का रहेगा? देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट की जहां तक बात है सुचित्रा, एक तरफ जरूर मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में एक मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम मोदी लगातार खुद स्थिति पर नजर वो बना के उन्होंने रखा हुआ है। पहले भी उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। आज की बैठक में भी खासतौर से इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय में हर दिन विशेषज्ञों की टीम के साथ समीक्षा बैठक होती है और पिछले अनुभवों को देखते हुए राज्यों को नियमित रूप से न सिर्फ अपडेट दिया जा रहा है, बल्कि चाहे बीमारी का क्लिनिकल मैनेजमेंट की बात हो, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की बात हो, या फिर अन्य मदद की बात हो, तो वो राज्यों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्यों को स्वास्थ्य की जो बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए, तैयार रखने के लिए लगातार सलाह दी गई है। हमने ये देखा कि और हर दिन एक तरह से एक वॉर रूम के जरिए 24 घंटे इसकी निगरानी हो रही है। तो चाहे हम बात भी कर रहे थे सुचित्रा, जिला स्तर पर दवाइयों क्या बफर स्टॉक मौजूद रहे, इतनी छोटी से छोटी चिंता की जा रही है। हॉस्पिटल में कहाँ बेड की उपलब्धता की क्या स्थिति है, टेस्टिंग में किसी तरह की कोई आज एवरेज आज 15 लाख से ज्यादा टेस्टिंग आज हो रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग पहले से ज्यादा हो रहा है ताकि इस वेरिएंट की के बारे में पता चलता रहे। हम जानते हैं कि 23,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी पैकेज सरकार ने पहले ही घोषणा की थी और इस पैकेज का मतलब आधा से ज्यादा पैसा खर्च वो भी हो चुका है और राज्य अपनी इसके जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ा चुके हैं। जरूर वायरस का कोई ना कोई नया रूप हमारे सामने आ रहा है, लेकिन उसका सामना करने की क्षमता भी उसी मुकाबले में हमारी कई गुना बढ़ी है। मैंने बेड्स के बारे में जानकारी दी। आप सोच सकते हैं कि 1.5 साल पहले आइसोलेशन बेड्स की कोई बात नहीं होती थी। आज 18 लाख आइसोलेशन बेड है, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड साल भर में देश ने तैयार कर दिया, 1.5 लाख आईसीयू बेड। इस तरह के तो बीते कई दशकों में जो तैयार नहीं हुआ था वो क्षमता 1.5 साल में देश ने
बना के तैयार रखा। 3000 से ज्यादा टेस्टिंग लैब, जिसमें से 2000 से ज्यादा RT-PCR टेस्टिंग लैब है, 900 से ज्यादा ट्रूनेट, और इसके अलावा 150 अन्य जो दूसरे लैब है वहाँ कोविड वायरस की टेस्टिंग होती है। वो कभी जिले राज्य में 1 या 2 टेस्टिंग लैब हुआ करती थी। अब देश के पास 20 से 25 लाख टेस्टिंग की हर दिन की क्षमता मौजूद है। तो हर तरह की स्थिति के लिए देश बेहतर तरीके से तैयार है, लेकिन निश्चित तौर पर कोशिश जरूर सरकार की ये है कि केसेस की संख्या जल्द ही एक तरह से नियंत्रण में आए। जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको समुचित परामर्श मिले। ज्यादातर लोगों का हम जानते हैं कि घर बैठे आइसोलेशन में ही बेहतर तरीके से इलाज हो सकता है। जिनको अस्पताल की जरूरत है तो उनको अस्पताल भी सही तरीके से उपलब्ध हो पाए। और ये तमाम चीजें एक तरह से जो बहुत बारीकियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी बारीकियां, पीएम मोदी का उन पर भी ध्यान रहता है। तो मुझे लगता है इस बैठक में उन तमाम चीजों की भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, होम आइसोलेशन की आपने बात की सुधाकर। एक सकारात्मक पहलू है ये कि हम कई उदाहरण देख रहे हैं कि होम आइसोलेशन में रहकर लोग ठीक हो गए। अनुभव की भी आपने बात की थी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई का एक अनुभव है अब देश के पास, और टीकाकरण के रूप में एक हमारे पास मजबूत शस्त्र भी है। 151 करोड़ से ज़्यादा जो टीके की खुराक दी जा चुकी हैं, और एक अनुभव है हमारे पास कि किस तरह से लड़ना है कोविड के खिलाफ, किस तरह के एहतियात बरतने हैं। होम आइसोलेशन में कई लोग ठीक हो रहे हैं, तो उम्मीद की जाए कि ये जो नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, इसके खिलाफ ये जो जंग है इसे हम बेहतर तरीके से लड़ेंगे और जल्द से जल्द जीतेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, खास तौर से जिस तरह से वायरस ने जरूर अपना रूप बदला, जिस तरह से वायरस ने रूप बदला, देश ने भी अपनी तैयारियों को उसी हिसाब से अपग्रेड किया, अपडेट किया। अब प्रधानमंत्री मोदी के स्लोगन्स को ही रखे। कभी उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी, तो वो कितना प्रभावी हुआ। और फिर उन्होंने सतर्कता और सावधानी की बात भी की। फिर उन्होंने दवाई भी, कड़ाई भी की बात की। तो एक तरह से वायरस जरूर रूप बदल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसी रफ्तार या उससे ज्यादा रफ्तार के साथ हमारी भी तैयारियां रही, और उसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि एक हम बेहतर स्थिति में। और जरूर ओमिक्रॉन में ये जरूर देखने को आया है कि होम आइसोलेशन में जरूर ज्यादातर पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ज्यादातर को तो सिम्टम भी नहीं होते हैं। तो इसलिए जरूर अगर थोड़ी भी आशंका अगर किसी को हो तो उसको जरूर टेस्ट कराना चाहिए। आज टेस्ट के लिए बेहतर घर के पास ही सुविधाएं उपलब्ध है, तो होम आइसोलेशन में भी आराम से ठीक हो सकते हैं। लेकिन कहीं किसी को लगता है कि किसी अस्पताल की जरूरत है, चिकित्सक की सलाह लेकर जरूर अस्पतालों का रुख करना चाहिए। अस्पतालों में भी पहले से ज्यादा बेहतर सुविधाएं हैं और अच्छी तरीके से इलाज भी मुमकिन है। और तमाम तरह की चीजें, ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात हो, ऑक्सीजन बेड्स की बात हो, दवाइयों की बात हो, ज्यादातर दवाई हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो तमाम दवाइयां सरकार की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती हैं, तो तमाम बेहतर स्थिति में है। लेकिन निश्चित तौर पर एक जिम्मेदारी हम तमाम लोगों की भी बनती है कि सरकार ये जो प्रयास कर रहे हैं, पीएम मोदी जो लगातार चिंतित रहते हैं, वो जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसमें अगर आम देशवासी भी बीते महीनों की तरह उनका अगर साथ देते हैं, सतर्कता सावधानी बरतते हैं, तो इस लड़ाई को और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ये समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम महाभैरव मंदिर जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ पूजा कर लेना। खाना काफी अच्छा था, स्पेशली वो तुम्हारा आलू पटाखा। पटाखा नहीं, पीतिका, आलू पीतिका। मेरे डैड को समझाना इतना इजी टास्क नहीं है। मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं। दरअसल हम दोनों की लड़ाई। ओहो, अच्छा, तो पहले लड़ाई फिर सगाई, सब समझती हूँ मैं। जीजू
डैडी प्लीज मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। ये लो। ये क्या है? इसमें खुशियों का पता है। आपको पता है मेरे बैच में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। और मुझे डर है कि कहीं इन्हीं गलत फहमियों की वजह से हमारा देश एक बेहतरीन प्लेयर ना खो दे। हमें कोई गलत फहमी नहीं। और ना ही हमने इस देश के लिए बेहतरीन प्लेयर पैदा करने का ठेका लिया है। आपने तो मेरी वो खुशियां छीन ली, वो ख्वाब छीन लिया जो मैं हमेशा देखता था। तो चुनाव आपको ही लड़ना होगा, और अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो फिर आप मेरा बड़ा मुंह देखेंगे। एक तरफ बेटे की खुशी और दूसरी तरफ पति की आज्ञा, फैसला करना बहुत मुश्किल है। जिंदगी ओ नंदरानी, तुम्हारे वाखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है। माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण 17 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। माँ की कोख में सोचे बेटी प्यारी होगी वो दुनिया। कोई कहेगा लाडो उसको, कोई पुकारेगा मुनिया। जन्म से पहले मौत क्यों दे दी, खता क्या मेरी कह दो ना। जैसे फूल बिन सूनी बगिया, बिन बिटिया आंगन सूना। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस 17 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले। खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना। वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट। वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10
at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India